सबसे पहले वो लोग जो तुम कह रहे हो सब आ रहा था, सब चीज़ों पे मैं आ रहा था, बट ये अननेसेसरी। देखिए शुरू में उन्होंने यही कहा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे ये है एक होड़ सी मच रही है, अब उनकी भी थोड़ी थोड़ी लार टपक रही है कि कहीं ये आंदोलन को मोदी गवर्नमेंट, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, थोड़ी सख्ती भी बरतनी चाहिए, इसको ख़त्म करना है आंदोलन को। और जो पर्सन ये कह रहा है उसको तो अरेस्ट कर लेना चाहिए, जो ये कह रहा है कि मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। लोकसभा का इलेक्शन आने वाला, टाइम हमारे पास बहुत कम है, इनको मोदी को डाउन करना बहुत जरूरी है। राम मंदिर के बाद उसका ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है। लग रहा है फंडिंग आ रही है कहीं से। देखिए ये तो देखिए दैट इज इट कैन बी ओनली एंटिसिपेटेड, ये शक तो पूरा साफ दिख रहा है, बट ये इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओनली आफ्टर ए इन्वेस्टिगेशन इसको एकदम पक्के रूप में कहा जा सकता है। ये कोई टूल किट का हिस्सा है, मुझे तो ये साफ साफ लग रहा है। जिस प्रकार से ये ट्रैक्टरों पे ऐसे ऑपरेटर्स लगा के लाए हैं जिससे कि सीमेंटेड जो है आपके बैरिकेड्स टूट जाए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सीमेंटेड बैरिकेड को आप फावड़े मार मार के कैसे मर्जी, साला वो बम से भी आसानी से नहीं टूटता है, एक्सप्लोजन से भी। उसके लिए ऐसे ऑपरेटर्स लगा के लाए जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। कहाँ से आया इतना पैसा इनके पास? लेकिन देखिए इनका कहना यह है कि जिस तरीके से एमएसपी की मांग है, एमएसपी आनी चाहिए, एमएसपी लागू होनी चाहिए। क्यों भाजपा सरकार किसानों के लिए एमएसपी लागू नहीं कर रही? क्या वो भारत देश के किसान नहीं है? एमएसपी होता क्या, पहले ये पूछिए इनसे। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। बताइए एमएसपी होता क्या है? एमएसपी होता क्या पूछिए इनसे। मैंने जो वो बात पूरी कर दी, मैंने तो बार बार क्यों करूँ? एमएसपी अगर इस देश में, सुनिए मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ना लोगों को ना देश का बजट ही नहीं पता होता क्या होता है, किस तरीके से देश का बजट बांटा जाता है, कितना परसेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दिया जाता है, कितना एजुकेशन में जाता है, कितना हेल्थ में जाता है, कितना एग्रीकल्चर में जाता है, कितना फूड एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जाता है। सर सब कुछ बजट कैलकुलेट करने के बाद जब बजट निकलता है, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जब वो बजट निकालती है उसके बाद हर चीज तय होती है। अब रही बात एमएसपी की, सर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। कोई भी कमोडिटी हो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, शुगर केन हो, ग्रेन्स हो, कुछ भी हो, उनका एक फिक्स प्राइस तय करा गया है कि इससे मिनिमम वो नहीं बिक सकता। तो उसमें बुराई क्या है? आप ये देखें ना, पुराने समय में जब किसान अपने गन्ने बेचने जाते थे तो उनके गन्नों के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते थे। वो खुद ही परेशान होते थे भाई कि हमें जितनी हमारी फसल है उसके हिसाब से हमें पैसे नहीं मिले। आज क्या हो एमएसपी, आप मिनिमम स्टिपुलेंट से आप नीचे नहीं जा सकते, आप मैक्सिमम जा सकते हो। आप डिमांड कर सकते हो कि भाई मेरी फसल अच्छी है, मुझे इसके इस हिसाब से इतना पैसा मिलना चाहिए, पर आपको मिनिमम में कोई कट ऑफ नहीं करेगी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दो, उस तरीके से एमएसपी लागू कर दो। देखिए ऐसा है, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें कई बातें बड़ी अव्यवहारिक हैं। जैसे कि वो अगर ये लाभ बना लेंगे, एक बात मुझे बताइए, स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ था? कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2004 में किया था, ठीक है, दिसंबर 2004 में। ये जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की गवर्नमेंट ने किया था, 2006 में उसकी रिपोर्ट आई थी। तो ये 8 साल तक अपनी ऐसी तैसी कराती रही कांग्रेस, क्यों नहीं किया इन्होंने? ये बताइए मुझे। पहली बात, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, ये जो एमएसपी को ये बोल रहे हैं ना भाई साहब, केंद्र सरकार ने, देखिए एमएसपी के 2 पहलू हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, 2 पहलू हैं उसके। एक तो होता है कि उसको व्हाट फार्मर्स आर आस्किंग for what they are agitating, that is totally impracticable and very harmful to the economy of this country. हमारी पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। कम से कम 30 लाख करोड़ रुपया चाहिए होगा सरकार को। अब सुनिए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। MSP हैज़ ऑलवेज बीन ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी। MSP हमेशा एक नीति की तरह रहा है। नीति में क्या होता है, देखिए उससे ना थोड़ा इधर उधर फ्लेक्सिबिलिटी का एक एलिमेंट रहता है, वो बहुत ही आवश्यक होता है। अब मान लीजिए कानून बना दिया, ठीक है, आप फार्मर हो, आपके पास चावल है, सपोज बासमती चावल है, मैं खरीदार हूँ, प्राइवेट खरीदार हूँ। अब वेरी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बासमती चावल के लिए एमएसपी बना दिया जी एक 10,000 रुपये क्विंटल, मतलब 100 रुपये किलो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, अरे आपका जो चावल है, अब होता है ना कई बार उसमें घुन लग जाता है, थोड़ी बारिश ज़्यादा पड़ गई, कम पड़ गई, क्वालिटी में असर आ जाता है, तो मैं कहूँगा भैया मैं तो फिर उसका 80 दूंगा। किसान को भी पता है मेरी फसल थोड़ी ख़राब हो गई है, तो कहेगा ला निकाल 80। लेकिन क्योंकि तब पॉलिसी है एमएसपी की, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कानून बन गया तो अब जैसे ये कैमरा हो रहा है, किसान ने वीडियो खिंचवा लिया, या ये देखो ये मेरे को 80 रुपये में बेचवा रहे थे, तो वो जेल हो जाएगी फिर उसको। और कानून का क्या मतलब है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, इससे कम पे खरीद नहीं सकते, फिर भी आप खरीद रहे हो। तो इससे ये बहुत ही, मैंने क्या कहता, इम्प्रैक्टिकेबल है, अव्यवहारिक है।
बहुत चीज़ सारी, आप किस किस चीज़ के लिए बनाओगे एमएसपी? चावल 10 तरह का होता है, अरहर बासमती, परमल बासमती, सोना मसूरी, पता नहीं कितने तरह के नाम होते हैं। और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा कहलाता है, वहाँ सबसे बढ़िया और सबसे अलग अलग किस्म का चावल पाया जाता है। तो एक बात बताइए, कितना रखेंगे? अब मान लीजिए बासमती का मैंने बताया 100 रुपये प्रति किलो रख दिया, अब उसमें भी 10 तरह की चीज़ें हो सकती है, पता नहीं बासमती का कौन सा बीज लगाया, अब कहाँ कहाँ तक करोगे? इसलिए एक मोटी गाइडलाइन के रूप में, एक नीति निर्धारक तत्व के रूप में एमएसपी ठीक है। लेकिन आपने कानूनों की बात कही, तो कानूनों में तो उन्होंने एक शर्त और रखी है। उन्होंने कहा हमारी मांग एक ये भी है कि जितने भी जो किसाने हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उन्हें आज़ाद करें, चाहे वो फिर नीलम आज़ाद हो जो पार्लियामेंट में हमला करा हो, चाहे वो तो मांग भी चुके हैं। मैं एक उस पे ना एक बात कहना चाहता हूँ, जिनको अरेस्ट करा है ना सर, ये देखिए, ये अरेस्ट करना ना करना ये पुलिस के हाथ में है। और पुलिस ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर लेती कि आए चले आदमी को आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। आप अगर किसी पे हमला करोगे, पत्थर मारोगे, तो आप किसान के उस शेडी में आओगे ही नहीं। आप तो क्रिमिनल वो कर रहे हो। सीधी सी बात है, वो मांग इनकी मान ली गई है। ये भाई साहब तो इस चीज़ में लग रहे हैं कि भाई वो गलत किया है, सही किया, वो बात तो खत्म। सरकार ने मांग ली उनकी मांग। उन्होंने एक मांग और करी है कि जो हमारी जो फसलें जलाई जाती हैं, पराली जो होती है, वो मैं वही आपके उस पॉइंट पे मैं आ रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो मांग है, मतलब इनकी हिम्मत कैसे हो रही है? इनकी हिम्मत कैसे हो रही है? ये कह रहे हैं कि हमें पराली जलाने की छूट दी जाए। बताइए। मैं तो कहता हूँ सर, पराली के लिए ना कुछ ऐसा सस्टेनेबल एक टेक्नोलॉजी लानी चाहिए कि मतलब देश के इंजीनियर्स, IITians को मिलकर कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ पर पराली का 0% एमिशन, कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में ना जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का वो केमिकल कहाँ पे है? जब पंजाब इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मैं पराली में डालूंगा। सर आप किसकी बात कर रहे हो? किस अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हो? जो अरविंद केजरीवाल ED के आज तक कोर्ट में जाके जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, उनके नोटिस को जवाब नहीं दे पा रहे। आप क्या अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हो? वो तो 18 लाख करोड़ का वो बता रहे कि हम ऐसे, अगर हमारी सरकार आएगी हमें अगर आप मुझको बोलने देंगे तभी मैं अपने विचार रख पाऊंगा ना। सीधी सी बात ये है कि भाई वो तो अरविंद का इलेक्शन, जैसे वो कहता था मैं बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं कभी भी अलायंस करूंगा, वो इसी तरह का एक शोषा था, पंजाबी में बोलते हैं ना शोषा, धोखेबाजी थी, उसकी तो बात खत्म। अभी जो है मतलब पराली के लिए उन्होंने कहा हमें पराली जलाने की छूट दी जाए। बाकी ये जान लीजिए, अपना हरियाणा या राजस्थान, इनमें से एक है, वहाँ की जो IIT है उसने एक वो निकाल लिया है बहुत बढ़िया तरीके से, इसकी बहुत शानदार खाद बन जाएगी। क्योंकि है क्या, ये है तो धान की फसल का हिस्सा ही, ठीक है ना। पहले किसान किसी ज़माने में इसको हाथ से खोदते थे, खुरपी से खोद के निकालते थे, वो तो जब ट्रैक्टर आए वो ठूट छोड़ देते हैं उसको ये लोग जलाते हैं बाद में, उसी को पराली कहा जाता है। तो उसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब नुकसान तो आप भूल जाओ, पराली फ़ायदा देगी पर हाँ जो है, बट उसको जो है लागू करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तब तक पराली जो है उसको जलाना तो कोई मतलब, इसका मतलब दिल्ली, राजस्थान और ये अपना उत्तर प्रदेश के जो आउटर इलाके हैं जो NCR में आते हैं, वहाँ की जनता जो है वो क्या अपना पॉल्यूशन में मरे? ये उन्होंने कैसी व्यवहार, मतलब इससे इनकी वो पता चलता है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे कि आपकी इनकम है 50,000 रुपये महीना, मुझे ये है कि आपको परेशान करना है, ये आपसे ना ही निकलवाना है अपनी मांगों के लिए, तो मैं कहूँगा आप मुझे 50,000 रुपये महीना दो। आप कैसे दोगे? आपको अपना खर्चा नहीं चलाना, तो फिर आप मना करोगे तो अच्छा, फिर तो प्रदर्शन करेंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मांग ली जाए जिससे कि वो सरकार मजबूर हो जाए ना करने को। तो आप समझ रहे हैं उनकी क्या नीयत है। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, योगी जी ने तो चाणक्य नीति खेल दी। योगी जी ने तो कह दिया कि 6 महीने तक हम कोई भी आंदोलन नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा आंदोलन होगा तो इसका जवाब क्या होगा? पहली बात तो योगी जी के शासनकाल में इस तरीके से कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे योगी जी ना पहनते भले वो भगवा रंग है, रहते भले वो साधु की तरह है, पर सर दिमाग उनका ऐसा चलता है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के राहुल गांधी चमचा आया है ना, जिसका नेगेटिव IQ चलता है, दुनिया की कोई सी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमारे योगी जी को कह दे कि इनसे अच्छा अक्लमंद आदमी कहीं नहीं होगा। सबसे बढ़िया हमारे योगी जी है। जिस तरीके से योगी जी अपनी कूटनीति, अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं ना सर, ये पॉलिटिक्स ना बाकी राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री, क्या उनके शासनकाल में जितने भी उनके नेता गण हैं, उनको सीखनी चाहिए। आप क्लीन स्लेट में आप चीज़ों को लेके जा रहे हो। जिस उत्तर प्रदेश में पहले इतनी परेशानियां थी, लोग तरसते थे कि ऐसा नेता मिले, आज उत्तर प्रदेश के लोगों को देखिए, उनके दिल में जानिए
कि उनको क्या इनको रिलैक्सेशन मिल रही है। मैं खुद यूपी से हूँ, मेरे को पता है यूपी में उस समय बचपन के मेरे समय में लोग चैन छीन के ले जाते थे, लोग चलते फिरते लोगों को मार देते थे। आज यूपी में कोई हाथ तो उठा के लगाए किसी को? आज पुलिस यूपी की इतनी मजबूत हो चुकी है कि अगर किसी ने किसी बहन बेटी पे क्या किसी की चैन क्या कुछ भी गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो सर आपको पता है उसका इंतजाम फिर क्या होगा। लेकिन एक बात बताइए, जो हाल लाल किला में हुआ, जो भारत के ध्वज को उतार कर खालिस्तान का ध्वज लगाया गया, अगर गलती से उत्तर प्रदेश में हो गया सर कभी नहीं हो सकता, आप लिखवा लो, कभी नहीं हो सकता। और रही बात जो हमारे लाल किले में हुआ है ना, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ अवर ब्लैक हिस्ट्री, मैं इसको कहता हूँ कि हमारे गणतंत्र में ये हिस्ट्री बहुत गलत हुई है। ये हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री सर अगर इस तरीके से होता है ना तो देश का तो नाम खराब होता है, इंटरनेशनल फोरम पे भी देश का नाम खराब होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बॉर्डर पे जो कीलें लगाई गई थी वो इस डर में लगाई गई थी कि अगर ये वापस आ गए? मैंने आपसे कहा ना कि ये चाहे कीले हैं या बैरिकेड्स हैं, दीज आर ऑल द सिंबल्स ऑफ नॉन वायलेंस, कि वो टकराव नहीं चाहते और उनको इस प्रकार से अहिंसात्मक तरीके से मजबूर कर दें कि वो कोई भी असंवैधानिक कदम ना उठाए, हिंसा ना करे, तोड़फोड़ ना करे, आगजनी ना करे। इसी के लिए ये किया गया था। और रही बात जो आपने योगी सरकार की बात बोली है, मैं कितने सालों से ये बात दोहराता आ रहा था कि ये उत्तर प्रदेश की जनता को क्या हो गया है। एक बार समाजवादी पार्टी, एक बार बहुजन समाज पार्टी। मैं कहता था एक बार भारतीय जनता पार्टी को लाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश जो है, जो एक अराजकता का अड्डा बन चुका है, अराजकता का सिंबल बन चुका है, वो ऐसा सुधरेगा। और आपने देख लिया कि कैसा सुधरा है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ईमानदारी और सुशासन हमेशा ऊपर से नीचे आता है। अगर हेड अगर अच्छा होगा तो हमेशा आप देखिएगा कितना आप सुधार हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को अच्छे से सुधार सकता है। लेकिन अगर नीचे वाला अच्छा है और ऊपर वाला खराब है, जैसे कि कांग्रेस के शासन में होता है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, कि ऊपर वाले ही भ्रष्ट है तो वो बेचारा नीचे वाला एक ईमानदार आदमी, उसको उल्टा हटा दिया जाए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है, सर ने कहा बोलूंगा अभी भाई साहब ने एक बात बोली है। देखिए हमारे योगी जी के जो गुरुजी है ना, वो नरेंद्र मोदी भाई है। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में 20 साल सरकार चलाई, आज गुजरात का नक्शा बदल गया है सर। सूरत का नक्शा, आप कभी गुजरात गए हो? आप गुजरात जाइए, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने बड़े बड़े उद्योगपति आज गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं। और अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट यूपी में भी बढ़ रहा है। आप समिट देखते हो, आप फोरम देखते हो, फोरम में यूपी में कितने इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस समय। तो सर ये तो गुरु और चेले का एक मिश्रण है, जो इतनी सुंदर मिश्रण है कि इससे हमारे यूपी का बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। लेकिन सर ने कहा था कि ऊपर से नीचे का जो लेवल होता है सुधारने का, वो है। आपको ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का जो कानूनी व्यवस्था है सुधारने की, वो थोड़ी कैजुअल है, वो बुलडोजर से सुधारती है? सही बात है, अच्छी बात है, ये क्या बुराई है? मुझे आप एक बार बताओ। देखो ये कैजुअल तो होता है, अरे हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट है ये। वो बता अच्छा ये डंडे का यार है, प्यार से नहीं मानना तो वो सीधा डंडा चलता है वहाँ पर। ये कई बार आवश्यक भी होता है। और कुछ जो समुदाय विशेष के लोग हैं जिनको बिना उनमें कोई खराबी नहीं है, खराबी है कांग्रेस जैसी पार्टियों में, जिन्होंने वोट बैंक के लालच में उन्हें सिर पे चढ़ा के रखा।